नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी से लेकर एमपी, दिल्ली और गुजरात तक बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा से चर्चा में रही। इन सभी के बीच दिल्ली कांग्रेस ने दावा किया है कि राजधानी से लगे हुए 16 गांव के 50,000 घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर नगर निकाय इन गांवों में लोगों के खिलाफ अभियान चलाता है तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के बुलडोजर का अगला बड़ा टारगेट राजौकरी से बदरपुर के बीच 16 गांव में रहने वाले 50,000 लोग हैं, जबकि ये लोग 1950 से ही वहां पर रह रहे हैं और इन लोगों ने दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 2006 में बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली सरकार के वन विभाग को 16 गांव की ग्राम सभा की जमीन दे दी। अब दिल्ली के ग्रामीण इसके लिए भारी कीमत चुका रहे हैं। कांग्रेस नेता अनिल कुमार चौधरी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने हितों के लिए हजारों लोगों के घर को तबाह करने का काम किया और इसी के लिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया। आपको अब उन गांव वालों से भी बातचीत कराते हैं और बताते हैं कि वहां पर रह रहे लोगों का क्या कहना है, जहां के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन पहले दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को सुनते हैं। ये गरीब लोगों के मकानों से संबंधित विषय है जो आज काफ़ी तादाद में हमारे बीच में उपस्थित भी हुए हैं और इन्हीं लोगों का एक डेलीगेशन है जो हमसे मुलाकात करके गया था और उस डेलीगेशन के अनुसार महरौली ज़िले और बदरपुर ज़िले के अंतर्गत लगभग 16 गांव हैं। ख़ास तौर से संगम विहार कहें, महरौली कहें या बिजवासन विधानसभा कहें, इसके अंतर्गत आने वाली काफ़ी जो आबादी है वो एक घोर संकट के दौर से गुजरने वाली है। सरकार के द्वारा इनको एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के बाद लोगों में तनाव है। नोटिस इनके मकानों को तोड़ने का है, नोटिस इनकी ज़मीन को फॉरेस्ट की ज़मीन घोषित करने का है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, ख़ासतौर से रंगपुरी, महरौली विधानसभा के अंतर्गत राजौकरी, हरिजन बस्ती, BSS कैंप, रामदेव का डेरा, चमेली का डेरा, KK कैंप व अन्य जगहों में जो रहने वाले लोग हैं, लगभग जिनकी तादाद जो 50,000 से कहीं ज़्यादा है, आज उन पे बुलडोजर चलाने की साजिश भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मौन रहने के समर्थन के द्वारा की जा रही है। चलिए, आपने सुना कि क्या कहना है कांग्रेस का इस पूरे मामले पर। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश सहगल जी पूर्व मुख्य सचिव हैं दिल्ली के, हमारे साथ बने हैं। दीक्षु सी कुकरेजा जी टाउन प्लानर के तौर पर, अजय शहरावत प्रवक्ता हैं बीजेपी, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अमन शुक्ला हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमन, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने सबसे पहले इस खबर को हम तक पहुंचाया और आपने वहां के लोगों से बातचीत भी की, उनका क्या कहना है, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। ये देखिए, जिन 16 गांवों पर बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, वहां के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि वो जब यहां पर रहने आए तो उनको सरकार की तरफ से कहा गया कि आप यहां पर रह सकते हैं। बाद में उस पूरी जमीन को जो वन विभाग को दे दिया गया। अब वन विभाग की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो जमीन को खाली कर दें, नहीं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे में जो गाँव वाले हैं वो परेशान हैं। उनके मन में एक सवाल है कि अगर यहाँ पर हमने खाली कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे आशियाने टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उनके बच्चे इन्हीं आसपास के इलाकों में पढ़ाई करते हैं, घर टूटने के बाद उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। ऐसे तमाम सवाल इन स्थानीय लोगों के मन में है, जिन 16 गांवों को चिन्हित किया गया और नोटिस भेजा गया है कार्रवाई करने के लिए। 1950 के आसपास ये गांव जो है वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते थे, लेकिन बाद में इनको वन विभाग को दे दिया गया और अब वन विभाग की तरफ से इनको नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है कि ये जमीन है इनकी
खाली की जाए। इसी बिल्कुल, के चलिए चलते जो एक गांव काम वाले करते थे, हैं, हम जो हमारे मेहमान हैं हम उनके पास आते हैं। उमेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह हम देख रहे हैं लीज पर अगर हम किसी भी जमीन को देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस जमीन को लीज पर दिया गया था, लीज पर अगर हम किसी जमीन को देते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या उसको लेकर प्रावधान है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि लोग लीज पर आए थे, लेकिन बाद में जमीन जो थी वो वन विभाग को दे दी गई। अब इसमें ये लोग आखिर कहाँ जाएं? लीज में कौन सी ज़मीन दे दी गई? क्योंकि ये तो है नहीं कि वन विभाग की ज़मीन अब हो गई। पहले क्या वन विभाग की थी? और लीज़ की ज़मीन किसने दी और कौन सी ज़मीन थी ये? देखिए, जो लालडोरा में है, जो अगर गांव का एरिया है, ये अगर लालडोरा का एरिया है तो वहाँ तो डेमोलिशन होती नहीं। वहाँ तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए, किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई डेमोलिशन नहीं होती। अब आपके दूसरे अगर एरियाज़ हैं, अब आप कहते हो ये फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें तो अलग है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस। मुझे पूरे फैक्ट्स पता नहीं है, इसलिए मैं इस पर पूरा कमेंट कर नहीं सकता। जी, चलिए मैं कुकरेजा जी आपके पास आना चाहूंगी। जब हम देखते हैं कि किसी भी जगह को बसाया जाता है, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसे सिर्फ अगर हम 16 गांव की दृष्टि से देखें तो शायद 16 नंबर जो है वो एक छोटा लग सकता है, लेकिन जब हम सोचेंगे कि वहाँ लगभग 50,000 लोग रह रहे हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? लगभग 70-72 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम 3 पीढ़ियां तो यहाँ पर देख चुके होंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे सर? देखिए, मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह तो नहीं बात कर सकता। फ्रॉम अ प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक जगह हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते हैं। दिल्ली का मास्टर प्लान है जो हर 20 साल में अपडेट किया जाता है। तो दिल्ली ऐसी जगह तो है नहीं जो प्लान्ड सिटी नहीं है। तो प्लान्ड सिटी में किसी भी वजह से, चाहे वो वोट बैंक पॉलिटिक्स हो या कोई भी और वजह रहे, उसमें आज एक ज़मीन को कह देना एक पर्पस की और कल बदल के कह देना कि यहाँ पे कोई निवास ही नहीं रख सकता, ये बहुत अफसोस की बात है। हमें एक सिटी में एक प्लानिंग में कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर हमने सस्टेनेबल डिज़ाइन करना है, अगर हमने अपने शहरों में क्लीन एयर, क्लीन वाटर की बातें करनी है, तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट कब तक हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? लोगों को बेघर करना मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम चाहे वो अल्टरनेटिव हाउसिंग हो, चाहे उसका कोई और पॉलिसी के द्वारा लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन अब तक ये शहर अनप्लान्ड तरीके से रहेगा जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रहें। आप कह रहे हैं 16 गांव शायद कम रहें नंबर वाइज, मैं तो कहूँगा एक गांव में भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो अफसोस की बात है। लेकिन उसके कहते मैं ये भी चाहूँगा कि प्लानिंग को हमें इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, और प्लानिंग के चलते उस इम्पोर्टेंस को देते हुए अगर किसी को अल्टरनेटिव हाउसिंग देने की नौबत आ जाती है तो उस तरीके से सोल्यूशन ढूंढा जाए। बिल्कुल, एक वैकल्पिक व्यवस्था की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? घनेंद्र जी, आपकी पार्टी है राज्य में, और जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि जब हमने देखा कि जो ग्रामीण पहुंचे थे तो उनके हाथ में वो पोस्टर्स थे जिसमें केजरीवाल साहब ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि अगर किसी तरह से ये कानून जो है या सेशन को बुलाया जाए और उसमें अगर ऐसा कुछ हो पाए जिससे इन ग्रामीणों को राहत मिल पाए। तौर पर जो भी दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने की अगर कोशिश होगी तो जरूर करेंगे। पर हमारा भी ये मानना है कि कोई भी किसी को भी बेघर करने से पहले उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वो कह रहा है कि चारुल जी पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है, और ये जितनी भी इंक्रोचमेंट की बात करें, ये इंक्रोचमेंट कोई एक दिन में नहीं होती। दिल्ली में इंक्रोचमेंट रोकने का, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रोकने की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमसीडी की है। एमसीडी के पार्षद, एमसीडी के नेता, एमसीडी के अधिकारियों ने रिश्वत लेने के, घूस लेने के लोगों को गलत तरीके से बताया। 15 साल से लगातार उनसे रिश्वत ली जा रही है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी रिश्वतखोरी के चलते दिल्ली में इतने लोग आप लोगों ने बिठा दिए, और अब आप बुलडोजर लेकर रातों रात पहुंच जाते हो, कहते हैं हम इनको हटाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आपके लोगों ने, आपके पार्षदों ने, आपके नेताओं ने रिश्वत ले लेके पहले लोगों को बसाया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी का भी घर और आशियाना नहीं गिरना चाहिए। हम उस के सख्त खिलाफ है, और बुलडोजर के नाम पे जिस तरीके के आतंक की कार्रवाई पूरी दिल्ली में चल रही है, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, मार्केट वालों से कह रहे हैं पैसे नहीं दोगे तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, तुम्हारी दुकान के आगे जो छज्जा लगाया है वो तोड़ देंगे।
किस तरीके की एक इलीगल एक्सटोर्शन का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में कर रहे हैं। अभी लाजपत नगर की मार्केट का अगर आपने देखा होगा, लाजपत नगर की मार्केट में एमसीडी के अधिकारी जाते हैं और कहते हैं पूरी मार्केट वालों से कि हमें एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड करी। उन्होंने बोला हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। कह रहे अगर नहीं दोगे हम पूरी मार्केट को बुलडोज कर देंगे, और बाकायदा उसको लेकर पुलिस कंप्लेंट भी उन्होंने करी। और मैं पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके का एक माहौल टेरर का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक टेरर का माहौल बना दिया कि जो पैसे नहीं देगा उसके मकान और दुकान तोड़ने की उसको धमकी दी जा रही है। अभी अशोक बिहार वाला एक हमने दिखाया कि एक ड्रॉप ऑफ ओशन करके एनजीओ थी, बाकायदा उस एनजीओ के लिए अधिकारियों को चिट्ठी दी गई और बाकायदा उसमें बैंक अकाउंट लिखा हुआ एनजीओ का। अधिकारी जा रहे हैं दुकानदारों से, मकान मालिकों से कह रहे हैं कि इस एनजीओ के अंदर आप डोनेशन डालो, अगर नहीं डालोगे आपकी इलीगल इन्फोर्समेंट तोड़ देंगे। इस तरीके का एक एक्सटॉर्शन और उगाही का नया धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी दिल्ली में चलिए मैं धनेंद्र जी इसका जवाब अजय जी से ले लेती हूँ। अजय जी देखिए, साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक्सटॉर्शन आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। खैर ये तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन अगर हम इस पूरे मसले पर बात कर लें तो एमसीडी पर, क्योंकि बुलडोजर कहीं ना कहीं जाएगा तो वहां पर एमसीडी के उससे ही जाएगा। ऐसे में इन लोगों के लिए सर आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची है? हालांकि एमसीडी इन्हें नोटिस भी नहीं देगा क्योंकि ये इन लोगों का ऐसा कुछ लीगलाइज नहीं है, लेकिन इन लोगों के बारे में किस तरह से आप लोगों ने आगे फ्यूचर सोचा है? तो देखिए, जो धीरेन्द्र भाई कह रहे थे वो तो उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो बैठकर टीवी पर किसी भी दिलदार को कुछ भी बताते रहते हैं, तो उस बात पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उनके पास तथ्य और चीजें मैंने कभी देखी नहीं। पीछे उनके 3 काउंसलर अभी कैश लेते हुए पकड़े गए हैं। उनकी मनीष सिसोदिया की एड क्लोजेस्ट काउंसलर जो है वो कैश लेते हुए पकड़ी गई है, उस पर केस चल रहा है। तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के ऐसे करप्ट कार्यकर्ता हैं जो दंगों में और करप्शन में बुरी तरह से इन्वॉल्व है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे गुड़गांव की दिशा सिंह हो, चाहे अमानतुल्लाह खान हो। बहुत सारे इनके ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी जेल कर हैं। तो मैं धीरेन्द्र भाई की उन बातों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उन्होंने एक मनगढ़ंत मन बना लिया कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप झूठे करने हैं, क्योंकि बुरी पार्टी झूठ बोलती है तो उनको भी आदत पड़ चुकी है। रही बात एनक्रोचमेंट की, मैं एनक्रोचमेंट पर आता हूँ। 9 जगह ऐसी हैं जिनको साउथ एमसीडी ने चिन्हित किया है। 9 जगह में से मैं आपको बता देता हूँ जो कालिंदी कुंज के अंडर आती है, संगम विहार के अंडर आती है, शाहीन बाग के अंडर आती है, अमर कॉलोनी, न्यू फ्रेंच कॉलोनी, लोधी रोड, अमर कॉलोनी, कालिंदी कुंज। ये एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव, एनक्रोचमेंट का मतलब है किसी ने इलीगली उन चीजों को ऑक्यूपाइड किया। तो ना तो उनके पास कोई लैंड टाइटल है, ना तो उनके पास इसकी कोई ऑनरशिप है, तो एमसीडी की कोई लायबिलिटी उनकी तरफ नहीं बनती है। हाँ, हर बार एमसीडी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप धीरेन्द्र भाई खुद लगाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी खुद लगाती है, कब्जे हो रहे हैं, एमसीडी रोक नहीं रही है। और जब एमसीडी उसे रोकने जा रही है, एमसीडी उस एनक्रोचमेंट को हटाना चाह रही है, तो उस पर दूसरे तरीके का एक इमोशनल अत्याचार एमसीडी करे तो करे। क्या इलीगल ऑक्यूपाई करने दे दिल्ली को, जैसा कि धीरेन्द्र भाई चाहते हैं? क्या आप अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं पूरी दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन को ठिकाने पे लगा दूं? और क्या एमसीडी लीगल काम नहीं कर रही है तो आप एमसीडी को कटघरे में कैसे ठहरा सकते हैं? एमसीडी लीगल तरीके से, लीगल ऑर्डर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये पुलिस की डिमांड के लिए पूरा लीगल ऑर्डर भेजा गया है। अगर आम आदमी पार्टी को इस बात से कोई भी इशू है तो मुझे लगता है उनको अपनी आवाज कोर्ट में उठानी चाहिए। जी देखिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लीगलाइज ठीक है, लेकिन इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी जरूरी है। नहीं, चारू शर्मा जी, आपने बड़ा सहज भाव से कह दिया लीगलाइज ठीक है। लीगलाइज ठीक है नहीं, लीगलाइज ही ठीक है। क्या कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना एमसीडी का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी नहीं बनता है? सर बिल्कुल बनता है, उनकी सरकार तो नहीं करती है। देश भी कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर इन लोगों के लिए हो पाए, सवाल बस इतना ही है। वहाँ परिवार रहते हैं सर। देखिए, एमसीडी के एनक्रोचमेंट ड्राइव में किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये इलीगली ऑक्यूपाइड एनक्रोच्ड लैंड है जिसमें कुछ फॉरेस्ट एरिया है, कुछ सरकारी एरिया है, छोटी छोटी कबाड़ी की दुकान बनाई है, उसके बाद उस पूरी लैंड को कब्जा करते चले गए हैं। तो या तो आप चाहते हैं कि दिल्ली को एनक्रोच होने दिया जाए तो एमसीडी ड्राइव नहीं करें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि एमसीडी इलीगल लैंड को फ्री कराए तो एमसीडी को वो लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए एमसीडी आप जारी और एमसीडी ड्राइव करने वाले। तो उसके लिए क्या डर है, क्या भय? अगर हम इलीगल काम करेंगे तो हमें डर भय होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, लेकिन आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।